Hello students, welcome back to Sivaji Group of Institutions online classes of English. I am A.K. Dwivedi and today I am going to explain you second chapter, The Beauty of Difference, third part. In my earlier video, you were explained the experience of Sirin of her new school, how Sirin felt at her new school in England on her very first day. She had not a very good experience because she was laughed at almost by all the students at her new school. They didn't like to be friendly with Sirin. That's why she was very upset and sat in the corner of a ground, and just then a young boy came to her. Okay, इतना आपने पढ़ा था. आपने क्या पढ़ा था कि पहला दिन सिरीन का इंग्लैंड में कैसा रहा, उसके स्कूल का अनुभव कैसा रहा. उसका अनुभव बहुत अच्छा नहीं रहा क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स थे सिरीन से बात नहीं करना चाहते थे, फ्रेंडली नहीं होना चाहते थे, वो सिरीन का मजाक उड़ा रहे थे. तो वो बहुत अपसेट थी और अपने स्कूल के नए स्कूल के ग्राउंड में कोने में चुपचाप बैठी थी और प्लान कर रही थी कि वो अपने घर तेहरान वापस चली जाए. तभी एक बालक आता है उसके पास. ओके, ये आपने अर्लियर वीडियो में पढ़ा. नाउ आई विल स्टार्ट यू फ्रॉम वेयर इट वाज लेफ्ट. सो बी रेडी, लेट अस स्टार्ट इट. माय नेम इज स्टीफन, सेड द बॉय. यानी प्ले ग्राउंड में जब सिरीन अकेली चुपचाप बैठी हुई थी और विचारों में खोई हुई थी कि वो वापस तेहरान चली जाएगी, तभी एक यंग बॉय आता है और क्या कहता है, माय नेम इज स्टीफन, मेरा नाम स्टीफन है. वुड यू लाइक टू शेयर सम ऑफ माई मिल्क शेक विद मी. और उस यंग बॉय ने सिरीन से रिक्वेस्ट की. क्या रिक्वेस्ट की? वुड यू लाइक टू शेयर सम ऑफ माई मिल्क शेक विद मी. क्या आप मेरा ये मिल्क शेक शेयर करेंगी मेरे साथ. मतलब क्या उसके साथ सिरीन उसका मिल्क शेक शेयर करेगी, मतलब पिएगी. उसने सिरीन को मिल्क शेक ऑफर किया बहुत पोलाइटली. एंड विद दैट द यंग बॉय ऑफर्ड सिरीन हिज स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक. और ये कह करके उस यंग बॉय स्टीफन ने सिरीन को स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक ऑफर किया विद अ स्ट्रॉ इन द टॉप. और ग्लास में उसने स्ट्रॉबेरी डाल दिया पीने के लिए. ओके, डोंट पे एनी अटेंशन टू द अदर्स, दे आर मीन टू मी टू समटाइम्स. स्टीफन ने सिरीन को सलाह दी, एडवाइज किया. क्या एडवाइज किया? डोंट पे एनी अटेंशन टू अदर्स, कि उसे अन्य स्टूडेंट्स की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए. स्टीफन एडवाइज्ड सिरीन दैट शी शुड नॉट पे एनी अटेंशन टू अदर स्टूडेंट्स बिकॉज दोज स्टूडेंट्स वर नॉट गुड टू हिम टू. क्योंकि वो स्टूडेंट्स स्टीफन के प्रति भी अच्छे नहीं थे. देयर बिहेवियर वॉज नॉट गुड एनफ टू स्टीफन ऑल्सो. वी डोंट हैव मच मनी एंड दे ऑलवेज लाफ एट मी. स्टीफन ने सिरीन को बताया कि उसके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, वो भी बहुत ज्यादा पैसे वाला नहीं है, वेल्दी नहीं है, इसलिए वो सब लोग क्या करते हैं, दे ऑलवेज लाफ एट मी. स्टीफन ने सिरीन को बताया कि वो बहुत पैसे वाला नहीं है, इसलिए सभी लोग उस पर भी हंसते हैं. दे से आई एम पुअर. सभी स्टूडेंट्स स्टीफन का मजाक बनाते हैं और कहते हैं कि तुम गरीब हो. एंड हैव डर्टी क्लोथ्स, और तुम्हारे कपड़े गंदे हैं. ओके, स्टीफन offered Sirin strawberry milkshake and then advised Sirin that she should not be upset at all because almost all the students
at her new school were rude towards Stephen also. They also made fun of him. They commented that he was poor and his clothes were not clean, they were dirty. ओके, यानी सिरीन को स्टीफन ने बताया कि ये स्टूडेंट्स उसके प्रति भी बहुत रूड रहते हैं, उसका भी मजाक बनाते हैं, क्योंकि वो ये कह करके कि तुम गरीब हो, तुम्हारे कपड़े गंदे हैं। स्टीफन लुक डाउन एट हिज ब्लेजर। स्टीफन ने अपने ब्लेजर की ओर देखा, एंड शूज की ओर, एंड सज्ड और अपने कंधे हिलाता है। सज्ड मीन मूव्ड, सिकोड़ना, स्क्वीज्ड। दे आर नॉट डर्टी, दे आर जस्ट ओल्ड। और क्या कहता है, ये डर्टी नहीं है बट कैसे हैं, ओल्ड है। स्टीफन ने सिरीन को बोला, देखो मेरे कपड़े, मेरे शूज देखो, दे आर नॉट डर्टी बट दे आर ओल्ड। इवन दोज स्टूडेंट्स मेड फन ऑफ हिम। दे सेड दैट ही वाज पुअर बॉय एंड हिज क्लोथ्स वर नॉट प्रॉपर्ली क्लीन। द यंग बॉय सडनली ब्रोक इनटू अ बिग स्माइल। स्टीफन अचानक क्या करता है, ब्रोक इनटू अ बिग स्माइल, दैट मीन्स स्टार्टेड लाफिंग लाउडली। स्टीफन बहुत तेजी से हंसने लगा। He started laughing loudly। और क्या कहते हैं, they are silly anyway, they are silly anyway। silly means stupid, foolish। स्टीफन इनको कहता है, डोंट वरी, डोंट केयर देम, उनके बारे में फिक्र मत करो, ये सब बेवकूफ हैं, मूर्ख हैं। व्हाट डू दे नो, व्हाट डू दे नो, ये स्टूडेंट्स जो भी जानते हैं ये सब बेवकूफ हैं, उनकी फिक्र मत करो। डोंट केयर अबाउट दीज स्टूडेंट्स बिकॉज दे आर ऑल फुलिश, ये सब बेवकूफ है। सिरीन लाफ्ड बिकॉज स्टीफन हैड अ लवली स्माइल। स्टीफन की स्माइल देख करके सिरीन भी हंसने लगती है। एंड व्हेन सिरीन सा स्टीफन लाफिंग, she also started laughing because she liked his smile very much। सिरीन को उसकी स्माइल पसंद आती है और वो भी मुस्कुराने लगती है। एंड he also had a big strawberry moustache। उसने स्टीफन से कहा, क्या कहा, कि तुम्हारी स्माइल बहुत अच्छी है। एंड had big strawberry moustache, तुम्हारी बड़ी बड़ी स्ट्रॉबेरी माउस्टाच बन गई हैं। बिकॉज बोथ ऑफ देम हैड स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक, तो मिल्क शेक पीने की वजह से मूछें जैसी बन गई थी। ये सब देख करके सिरीन हंसने लगती है। फ्रॉम पुलिंग आउट द स्ट्रॉ ऑफ हिज मिल्क शेक एंड ड्रिंकिंग स्ट्रेट फ्रॉम द बॉटल। यानी स्टीफन ने जो स्ट्रॉ होता है जिससे कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं उसको निकाल दिया, एंड डायरेक्टली ग्लास से उसने पीना स्टार्ट किया। दैट्स व्हाई देयर वर स्ट्रॉबेरीज माउस्टाचेस। यानी स्ट्रॉबेरी का जो मिल्क शेक था वो उसके मुंह में लग गया था। एंड लुकिंग एज इफ देवर माउस्टाच, ऐसा लग रहा था कि जैसे ये इसकी मूछें हो। दैट्स व्हाई सिरीन स्टार्टेड लाफिंग and liked Sirine's expression, liked Stephen's expression. She started smiling because she liked Stephen very much, as he was very friendly to Sirine. All down in one with gulp, glugging sound। Sirine कह रही है कि स्टीफन ने स्ट्रॉ को निकाल करके बाहर कर दिया और बाटल से मुंह लगा करके पूरा स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक ड्रिंकिंग करने लगा। मेकिंग साउंड, जब हम कुछ ड्रिंक करते हैं तो गुड़गुड़ की आवाज आती है, ग्लगिंग साउंड। पोरिंग और ड्रिंकिंग विद अ हॉलो गर्गलिंग साउंड, जब कुछ पीते हैं तो गुड़गुड़ की आवाज आती है। तो ऐसी जब आवाज आ रही थी तो सिरीन ने देखा कि उसके मुंह में स्ट्रॉबेरी के मिल्क शेक के साइन बने हुए हैं।
मतलब चारों ओर लग गया था, तो विच लुक्ड एज इफ देवर माउस्टाच, ऐसा लग रहा था कि ये उसकी मूछें हों. एंड टू सी इट शी स्टार्टेड लाफिंग एज सिरीन वाज एज स्टीफन वाज लुकिंग वेरी इनोसेंट एट दैट टाइम. उस समय स्टीफन बहुत इनोसेंट लग रहा था. ही वॉज लुकिंग जेंटल, ही वॉज लुकिंग फ्रेंडली. ओके, सो स्टूडेंट्स, the young girl had to admit that she had never let other people's opinions bother her before. जब उसने स्टीफन का ये बिहेवियर देखा, जब स्टीफन जैसा उसे अच्छा बॉय मिला, तो सिरीन ने क्या किया, हैड टू एडमिट, उसे स्वीकार करना पड़ा, दैट शी हैड नेवर लेट अदर पीपल ओपिनियन. उसे लगा कि नहीं, उसे दूसरे लोगों की ओपिनियन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, दूसरे लोगों की ओपिनियन को मान करके बुरा महसूस नहीं करना चाहिए, यानी दूसरे लोगों की ओपिनियन की फिक्र नहीं करनी चाहिए बहुत ज्यादा. सो व्हाई शुड शी स्टार्ट नाउ? तो उसने सोचा कि वो अभी से क्यों ना दूसरे लोगों की ओपिनियन की चिंता करना छोड़ दे. Writer says that when Serene met young boy named Stephen, who was very gentle and friendly, and offered Serene his milkshake, strawberry milkshake, and his behavior was so innocent that Serene started laughing, and she felt good. And at her advice, Serene decided that she would not care to other people's opinion at all. Okay, students, today I will leave you here. In my next video, I will explain you the remaining part of this chapter. That means third part, which is being explained. Remaining paragraph will be explained in my next video. Okay, thank you for attending the class. Good morning, student. Welcome to Shivaji Group of Institution online classes. Student, in previous class we were discussing chapter 3rd, which is energy. Now today we will continue its remaining part. Student, we will start with the topic factor determining work. Student, in previous class we have already discussed that the work done is the product of force into displacement. If the displacement is 0, then work done will be 0, and we can write F into 0, the work done is 0. Student, one more important point, if the displacement caused by a force is at right angle to the direction of applied force, then the work is
work is again 0. Student, if the displacement caused by a force is at right angle to the direction of applied force, then the work is again 0. Now student, what is 1 joule? When a force of 1 Newton causes a displacement of 1 meter in its own direction. The work done is said to be 1 joule. Student, when a force of 1 Newton causes a displacement of 1 meter in its own direction, the work done is said to be 1 joule. Means work done equal to force into displacement. Means force is 1 Newton and displacement is 1 meter. Means work done equal to 1 Newton into meter or 1 joule. Now, what is 1 calorie? The amount of heat energy required to raise the temperature of 1 gram of water through 1 degree Celsius is called 1 calorie. Student, the amount of heat energy required to raise the temperature of 1 gram of water through 1 degree Celsius is called 1 calorie. Now student, what is 1 kilocalorie? The amount of heat energy required to raise the temperature of 1 kilogram of water through 1 degree Celsius is called 1 kilocalorie.
So student, the amount of heat energy required to raise the temperature of 1 kilogram of water through 1 degree Celsius is called 1 calorie. Now student, relationship between calorie and joule. Relationship between calorie and joule. Student, 1 calorie equal to 4.2 joule or 4.18 joule, and 1 kilocalorie equal to 4.2 into 10 to the power 3 joule or 4200 joule. So student, today's class is over. Thank you. Hello students, good morning. Welcome to the online classes of Shivaji Group of Institution. Today we will discuss the chapter Elements, Compound and Mixture. In this chapter, first of all, I like to explain the term element. Element क्या होता है? What is it? Element is made up of same kind of atom. यानी element क्या है? Any pure substance, ठीक है? Any pure substance that cannot be broken into simpler substances. यानी कि एलिमेंट क्या है? कोई भी ऐसा प्योर सब्सटेंस जिसको हम और सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक नहीं कर सकते, उसको हम बोलते हैं एलिमेंट. या फिर यू कैन से कि एलिमेंट इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम. ठीक है, यानी एलिमेंट क्या है? जब कोई चीज सिर्फ एक ही टाइप के एटम से मिलकर बनी होगी तो वो क्या कहलाएगी? एलिमेंट कहलाएगी. नाउ लेट मी एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट. नाउ द क्लासिफिकेशन इंक्लूड्स 3 headings. First one is metal, second one is non-metal and the third one is noble gases. तो एलिमेंट जो है वो 3 क्लासेस को कैटेगराइज किया गया है. पहला आपका मेटल है, दूसरा नॉन मेटल है और तीसरा नोबल गैसेस है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेटल की. मेटल क्या है? मेटल इज एक्चुअली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट. नाउ व्हाट इज इट? मेटल क्या होती है बच्चे? Metal is actually electropositive element. What did I say? Metal क्या है? Metal is electropositive element. इसका मतलब क्या होता है कि an element या फिर आप कह सकते हैं electropositive का मतलब the atom who carries a positive charge on it. मान लीजिए for example sodium is an atom. Na is the symbol, है ना? Na is the symbol of sodium and this is an atom. If this atom contain a positive charge on it, ठीक है? If this atom contain a positive charge on it, then it is known as electropositive element, and all electropositive elements are known as metals. Got it? Metals are those elements which carries a positive charge on it. You can say simply metals क्या है? Metals are electropositive element and electropositive elements are those elements which bear a positive charge on it. Okay? Now the example is sodium. सेकेंड आपकी मेटल हो गई मैग्नीशियम. आई एम राइटिंग ओनली द सिंबल्स बिकॉज इसके जो नेम्स है वो आप इसके पिछले प्रीवियस क्लास में आप पढ़ चुके हैं. ठीक है, तो Na मीन्स सोडियम, मैग्नीशियम इज Mg. ठीक है, नाउ Al स्टैंड्स फॉर एल्यूमिनियम. यू नो इट वेरी वेल. ठीक है, नेक्स्ट मेटल इज Fe. Fe क्या है? Fe स्टैंड्स फॉर आयरन. Okay, so these are the some examples of metal. Metal is actually the electropositive element. Electropositive element are those elements which carry the positive charge on it. ठीक है, there are some examples of metals. हाँ, now the properties include metal क्या है? Metals are generally solid. ठीक है, metals have shiny surface या हम कह सकते हैं metals are lustrous. Lustrous का मतलब होता है, now the word is lustrous. लस्ट्रस मीन्स होता है शाइन करना. तो बेटा जितनी मेटल्स होती है सबकी सब लस्ट्री
सबकी अपनी अपनी पर्टिकुलर शाइन होती है, ठीक है। तो मेटल्स आर सॉलिड जनरली, मेटल्स आर लस्ट्रस क्योंकि उनकी शाइन होती है, मेटल्स आर डक्टाइल, डक्टाइल का मतलब इफ यू स्ट्रेच इट विल कन्वर्ट इनटू थिन वायर, ठीक है। तो मेटल क्या है, लस्ट्रस है, पहली बात तो मेटल सॉलिड है, ठीक है। नेक्स्ट है उनकी अपनी लस्टर है, चमक है। नेक्स्ट है कि वो डक्टाइल होते हैं, डक्टाइल मीन्स होता है कि अगर आप मेटल को स्ट्रेच करें तो वो एक पतले से वायर के रूप में खींचते हुए चली जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है जो उसका प्रॉपर्टी का मेटल की, वो होता है मैलिएबिलिटी। नाउ द वर्ड मैलिएबिलिटी इंक्लूड, मैलिएबिलिटी का मतलब बेसिकली ये होता है अगर आप मेटल को स्प्रेड करें, पीटे किसी चीज से, हैमरिंग करें उसकी, तो वो एक पतली सी शीट के रूप में फैलती हुई चली जाए। नाउ द वर्ड मैलिएबिलिटी इंक्लूड कि if you beat the metal it will be spread into a thin sheet, यानी मैलिएबल का मतलब होता है अगर आप मेटल को बीट करें या पीटे तो वो एक पतली सी शीट के रूप में फैल जाए, ठीक है। तो मैलिएबिलिटी भी किसकी प्रॉपर्टी है, मेटल की, ठीक है। तो मेटल क्या है, जनरली सॉलिड है, उनकी अपनी लस्टर है, वो डक्टाइल है, मैलिएबल है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, मेटल्स जो भी होती है बेटा वो उनके जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं ना वो हाई होते हैं, तो उनके हाई बीपी एंड एमपी होते हैं, ठीक है। तो मेटल्स क्या है, मेटल्स के जनरली जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो हाई होते हैं। दूसरी बात, और जो लास्ट पॉइंट है इनका, जो भी मेटल होती है वो सबकी सब गुड कंडक्टर होती है, किसकी, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, है ना। अब इसका एक मतलब हम आपको समझा देते हैं सिंपल सा। इसका मैंने ये क्यों लिखा कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी मैंने क्यों लिखी, तो ये बात समझिए। कंडक्टर का मतलब होता है जिसमें चीज फ्लो हो जाए। मान लीजिए मेटल का एक आयरन का रॉड है, ये आयरन की स्टिक टाइप की है रॉड जिसको हम कहते हैं। इसमें आपने क्या किया, पहले हम बात करते हैं हीट की, तो आपने क्या किया, यहाँ पे उसको हीटिंग देना स्टार्ट कर दी। इफ यू हीट इट, ठीक है, आफ्टर सम टाइम यू विल सी, अगर आपने इस एंड से इसको पकड़ रखा है, यू विल सी दैट आफ्टर सम टाइम दिस एंड appears hot। आपको गर्म लगने लगेगा ये वाला एंड, क्योंकि आप यहाँ से पकड़े हुए हैं उसे, ये आपको धीरे से इसको यहाँ पे आपको हॉटनेस का अनुभव होगा, ठीक है, गर्माहट लगेगी यहाँ पे, और फिर आप एक टाइम ऐसा आएगा बिल्कुल बेरेबल नहीं होगा, टॉलरेट नहीं कर पाएंगे, आप उसे छोड़ देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्सट्रीम हॉट की कंडीशन आ जाएगी। यहाँ से आप कंटिन्यूअसली हीट दे रहे हैं और वो हीट क्या हो रही है, फ्लो करके इस एंड तक पहुंच रही है, उस पूरे रॉड में पहुंच रही है। क्यों, क्योंकि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आप इसे पकड़ पाने में कैपेबल नहीं हो पाएंगे, तो आप इसे छोड़ देंगे जस्ट बिकॉज क्योंकि उसकी वहां की हॉटनेस बहुत ज्यादा हो चुकी होगी। तो ये था कंडक्शन किसका, हीट का। हाँ, नाउ अगर यही लोहे की जो रॉड है आपकी आयरन की, इसमें आपने क्या किया, इलेक्ट्रिक करंट डाल दिया। इलेक्ट्रिक करंट कैसे डालेंगे, कोई भी करंट का तार इसे टच करा दिया, ठीक है। जब आप टच कराएंगे और अगर आप इसको इस एंड से पकड़े हुए हैं, तो ये जैसे ही आप इस तार को यहाँ पर टच कराएंगे, वायर को, इलेक्ट्रिक वायर को यहाँ पे टच कराएंगे, वैसे ही आपको यहाँ से जो जिस एंड से आप पकड़े होंगे आपको करंट लगेगा तुरंत, और आप इसे छोड़ देंगे जस्ट बिकॉज क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी भी इसमें तेजी से कंडक्ट होती है। इसीलिए कहा गया है कि जो मेटल है वो गुड कंडक्टर है, किसकी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की। नाउ द टॉपिक मेटल आपका जो है वो यहीं पर खत्म हुआ। उसके बाद देखिए अगला जो है क्लासिफिकेशन इसका, वो नॉन मेटल का है बेटा। इसके बारे में बात करते हैं हम। तो सबसे पहली चीज, जैसे कि मेटल क्या थी, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो सबसे पहले नॉन मेटल के लिए क्या है, ये होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। क्या होते हैं बच्चे, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है। ये क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होती है, ठीक है। दूसरी बात, जैसे जनरली मेटल क्या थी, सॉलिड इन नेचर थी, लेकिन जो नॉन मेटल होती है वो आपको तीनों कंडीशन में देखने मिलती है, सॉलिड भी होंगी, लिक्विड भी होंगी और गैसियस भी होंगी, ठीक है ना। तो ये सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों स्टेट्स में देखने को मिलती है। उसके बाद देखो कि जो भी मेटल होती है बेटा, ठीक है, वो नॉन मेटल में लस्टर नहीं होती, दे डू नॉट शाइन, यानी ये नॉन लस्ट्रस होती है। कैसी होती है, नॉन लस्ट्रस, मतलब कि इनके पास कोई शाइनी सरफेस या कोई भी शाइन नहीं होती है, ठीक है, दे डू नॉट शाइन या नॉन लस्ट्रस है। उसके बाद देखो कि जो नॉन मेटल
किसी शीट के रूप में फैल जाएगी तो ये नॉन मैलिएबल है, यानी इनको पीटने पे कोई शीट नहीं बनती। दूसरी बात, नॉन डक्टाइल भी होते हैं। नॉन डक्टाइल का मतलब जैसे डक्टिलिटी में क्या था कि अगर आप उसको स्ट्रेच करें तो वो पतले से वायर के रूप में स्ट्रेच हो जाती है, लेकिन यहाँ पे नॉन डक्टाइल है तो नॉन डक्टाइल का मतलब यही होता है कि ये स्ट्रेचिंग इसमें नहीं होती है, ठीक है। जैसे मेटल में क्या था, हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट था, तो यहाँ पे क्या है बच्चे, क्योंकि ये नॉन मेटल है तो इनके बीपी और एमपी लो होते हैं। बीपी स्टैंड्स फॉर बॉइलिंग पॉइंट, एमपी स्टैंड्स फॉर मेल्टिंग पॉइंट, गेट इट। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, जैसे कि मेटल में क्या था कि दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, वैसे ही यहाँ पे नॉन मेटल में क्या है, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इनमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स सम एग्जांपल ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल का एग्जांपल आपका क्लोरीन होगा, फ्लोरीन होगा, ब्रोमीन होगा, ठीक है, कार्बन होगा, सिलिकॉन होगा, ये सारे आपके नॉन मेटल्स के एग्जांपल हो जाएंगे। नाउ द नेक्स्ट वन इज आपका जो ये नोबेल गैसेस है उसकी बात करेंगे हम। तो जो इसका ये थर्ड वाला क्लासिफिकेशन है एलिमेंट का वो है नोबेल गैस, ठीक है। तो नोबेल गैस क्या होती है बेटा, नोबेल गैस इज बेसिकली those elements which do not react with each other are called noble gases या noble elements आप कह सकते हैं। ये क्या होते हैं, ये किसी से रिएक्शन नहीं करते हैं, do not react with other elements, यानी noble gases क्या है बच्चे, ये नहीं रिएक्ट करती किसके साथ, दूसरे एलिमेंट्स के साथ, ठीक है। दूसरी बात देखो कि जो नॉन मेटल होते हैं, ठीक है, क्यों नहीं रिएक्ट करते, बिकॉज दे हैव कंप्लीट ऑक्टेट। कंप्लीट ऑक्टेट का मतलब समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए जो भी एटम होते हैं उनका एक न्यूक्लियस होता है, मिड में न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन रेड होते हैं और उसके बराबर बराबर से शेल्स ऐसी लगी होती है, ठीक है। ये पहली शेल, ये दूसरी, ये तीसरी, ठीक है। तो एटम के चारों ओर जो स्फेरिकल शेल्स होती हैं वो उसके रूम्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स को मूव करना होता है। तो इनके जो भी एलिमेंट है ये, यानी ये जो नोबेल गैसेस हैं इनके ऑक्टेट कंप्लीट होते हैं। ऑक्टेट कंप्लीट मतलब जो सबसे बाहरी शेल होता है उसमें इनके 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि जितने भी नोबेल गैस के एलिमेंट हैं, जैसे फ्लोरीन है नोबेल गैस, फ्लोरीन नहीं है आपका, हीलियम होता है, नियॉन होता है, आर्गन होता है, ठीक है। तो इन सब के ऑक्टेट कंप्लीट होते हैं। ऑक्टेट कंप्लीट होने से मतलब देखिए क्रिप्टन होता है। हीलियम का क्योंकि एटॉमिक नंबर ही 2 होता है तो इसके लिए इसके तो आउटर मोस्ट में 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे। नियॉन का 10 होता है बेटा, तो पहले वाले शेल में 2, दूसरे वाले में 8। आर्गन का होता है 18, तो 2 8 8। तो आप देख रहे हो इन दोनों एलिमेंट के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 8 है। इसी तरीके से इसका जो होगा वो भी लास्ट वाले में 8 ही जाएगा। तो इस वजह से हम कह रहे हैं कि जो नोबेल गैसेस होती है उनके कंप्लीट ऑक्टेट्स होते हैं, ठीक है। तो ये इसके एग्जांपल हो गए। और ये लोग रिएक्शन क्यों नहीं करते एक दूसरे से, क्योंकि इनके ऑक्टेट कंप्लीट होते हैं, इनको नीड ही नहीं होती किसी के पास जाकर के बॉन्ड बनाने की। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, मेटल क्या है, नॉन मेटल क्या है, नोबेल गैसेस क्या है, ठीक है। तो आज की इस क्लास में इतना ही। मैंने आपको बताया एलिमेंट क्या है, मेटल क्या है, नॉन मेटल क्या है, मेटल्स के एग्जांपल, नॉन मेटल्स के एग्जांपल एंड नोबेल गैसेस के एग्जांपल। मिलते हैं अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय। Hello class, welcome to Shivaji Group of Institutions online classes. Students, I have discussed chapter 3rd in previous video, Turkish invaders. Turkish invaders, thus we say कि Muslims were first conquerors India in first time. Turkish invaders means first Muhammad Ghazni. महमूद गजनी
was first Turkish invaders. माने महमूद गजनी क्या था? फर्स्ट तुर्किश इन्वेडर्स था who invaded India from north western side. माने जो इंडिया माने भारत में नॉर्थ वेस्टर्न साइड से आया था. Now students, कि महमूद गजनी was the first Turkish invader. महमूद गजनी कौन था? पहला तुर्किश इन्वेडर था जो इंडिया में माने जिसने इंडिया में नॉर्थ वेस्टर्न साइड से एंट्री किया. He was the first ruler of Ghazni. ये क्या था? माने महमूद गजनी क्या था? महमूद गजनी जो था गजनी का पहला रूलर था. Who was the ruler of Ghazni? माने ये क्या था? गजनी का रूलर था. He was the ruler of Ghazni during 33 years of his reign. माने अपने 33 years के शासन काल में माने during the 33 years of his reign माने अपने 33 years के शासन काल में he carried out 17 raids in India. माने उसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था. यानी 17 बार रेड्स मतलब छापा मारा था या आक्रमण किया था. He was interested in wealth. माने he wanted only wealth. या he was interested in wealth. माने केवल वो क्या था? धन का लालची था. माने he was interested in wealth. माने केवल उसे पैसे की जरूरत थी. या because माने he was the sorry he was interested in wealth. माने केवल उसे पैसे की नीड थी. Rather than setting up an empire in the Indian subcontinent, माने वह भारत में कहीं भी rather than माने कहीं भी वो अपना राज्य स्थापित नहीं करना चाहता. माने he wanted only to money as a plundering to money. माने केवल वो भारत से पैसा ले जाना चाहता था. केवल वह धन का लालची था. Because he did not wanted to reason माने he did not wanted to as a political माने he did not wanted to need a political reason of India. माने वो भारत की किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के हस्तक्षेप में नहीं था. फर्स्ट देख लीजिए महमूद गजनी कौन था? तो महमूद गजनी कौन था? महमूद गजनी was the first तुर्किश माने पहला तुर्किश इन्वेडर था. वो इन्वेडेड इंडिया माने जो इंडिया माने भारत में से नॉर्थ वेस्टर्न साइड से एंट्री किया था. He was the ruler of Ghazni माने वो गजनी का शासक था. During the 33 years of his rule माने अपने 33 years के शासन काल में he invaded India माने उसने भारत पर 17 times आक्रमण किया था. He was interested in wealth माने वह केवल he was interested in only money माने उसे केवल धन का लालच था. Then rather than setting up an empire in the Indian subcontinent. After that, Mahmud needed a lot of money. माने महमूद wanted या महमूद को needed a lot of money to organize a well-equipped army. माने उसके पास क्या थी? He had a very small army, so he wanted to a large army in their country, but he needed to lot of money. माने लेकिन इसके लिए उसे क्या थी? lot of money बहुत अधिक पैसे की नीड थी. So in order to fulfill his desire माने इसलिए उसने अपनी इस desire को fulfill यानी पूरा करने के लिए माने इसलिए fulfill in order to fulfill his desire of conquering to Central Asia माने इसलिए उसने Central Asia में conquering माने start की थी. He attacked India to plunder wealth माने he attacked India to plunder wealth माने केवल भारत में आक्रमण करने का उसका जो रीजन था वो क्या था? plunder wealth में केवल धन लूटना था. यानी because he was interested to only money माने केवल वो पैसे का लालची था. फिर से देख लीजिए कि महमूद needed a lot of money to organize माने महमूद को ऑर्गेनाइज करने के लिए कैसी लार्ज एक ठोस आर्मी को ऑर्गेनाइज करने के लिए he needed a lot of money. उसे बहुत अधिक पैसे की नीड थी. So he wanted to fulfill his desire माने इसलिए उसने अपने इस डिजायर को फुलफिल करने के लिए कंक्वेयर टू सेंट्रल एशिया एंड ही अटैक्ड इंडिया ऑफ टू प्लंडर वेल्थ माने इसलिए उसने प्लंडर वेल्थ माने केवल भारत पर आक्रमण किया था केवल पैसे लूटने के लिए. यहाँ से पैसे के लिए द वीक पॉलिटिकल कंडीशन इन इंडिया इन दैट टाइम माने 10वीं से कि इन दैट टाइम द कंडीशन ऑफ माने पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ इंडिया इज वेरी
वीकेंड, माने भारत की जो पॉलिटिकल कंडीशन थी वो बहुत ही पुअर थी. हिम मोस्ट दैट दे डिड नॉट फेस एनी टच रेजिस्टेंस, माने उस समय वह किसी भी अदर साइड माने किसी भी अदर समस्या या प्रॉब्लम को फेस नहीं कर सकते थे. He carried on the 17 attacks on India, माने इसलिए महमूद गजनी अटैक इंडिया. He carried on 17 times attack on India, माने इसलिए उसने भारत पर 17 times माने 17 बार आक्रमण किया. One after other from common era 1001 to common era 1025, माने एक इतना 1001 से लेकर 1025 कॉमन एरा के बीच उसने इंडिया पर 17 टाइम्स यानी 17 बार आक्रमण किया था. बिकॉज ही वांटेड टू ओनली प्लेड इनटू मनी. महमूद डिफीटेड जयपाला इन दैट टाइम, माने महमूद ने उस समय डिफीटेड जयपाला माने जयपाला से डिफीट की. एंड जो हिंदू रूलर ऑफ पंजाब, माने जो उस समय पंजाब का एक हिंदू रूलर हिंदू शासक था, defeated confidently led to Anandpala in year of 1008 to 1009, माने 1008 से 9 के बीच उसने दूसरे एक इंडियन रूलर माने इंडियन शासक आनंदपाल से भी माने आनंदपाल से भी डिफीटेड माने उसने पराजित किया. Now we discuss कि the weak माने in that time India is a very weak condition. Mahmud wanted and he also invaded to plundering the cities, many temples in that time such as क्या था, मुल्तान था, मथुरा, अलवार, नागरकोट, थानेश्वर and सोमनाथ. माने he attacked many cities and many temples in that time as मतलब मुल्तान, अलवार, मथुरा, नागरकोट, थानेश्वर and सोमनाथ. Many temples and cities in that time. The plunder of Somnath temple he brought, माने उसने सोमनाथ टेम्पल से he brought him immense wealth, माने very large, where a lot of money founded in the Somnath temple in that time. महमूद गजनी never suffered a defeat, माने महमूद गजनी ने never suffered a defeat, माने उसने कभी भी डिफीट का सफर नहीं किया. He annexed पंजाब, माने उसने क्या किया, पंजाब को भी annexed मतलब अपने संलग्न कर लिया था. He annexed पंजाब, माने पंजाब को भी annexed कर लिया. And thus opened the road for future inventions of India, माने उसने फ्यूचर के लिए ओपन द रोड माने सड़क को भी ओपन कर दिया था. इन्वेंशंस ऑफ इंडिया माने भारत में आने जाने के लिए, माने भारत में इन्वेंशंस के लिए भविष्य में उसने पंजाब को अपने आप में माने पंजाब को भी संलग्न कर लिया और उसने पूरी तरह से रोड फ्यूचर के लिए खोल दिया था. In that time अल-बरनी क्या था, a scholar एक जो विद्वान था, माने a scholar in that time अल-बरनी spent 10 years in India, माने जिसने भारत में 10 years बिताए थे, माने he spent 10 years in India. अल-बरनी a scholar and wrote a book, माने उसने एक बुक लिखी थी, माने he wrote a book किताब-उल-हिंद, माने he wrote a famous book किताब-उल-हिंद. This book has descriptions of India, माने इस बुक में, किस बुक में, किताब-उल-हिंद में. This book has descriptions in India, माने इंडिया के descriptions दिए हुए हैं. And its various fact, माने इसमें कई तरह के फैक्ट दिए हुए हैं. This book has a valuable source of information for the historian. This book माने इस बुक से इतिहासकारों के को कई तरह के इंफॉर्मेशन माने कई तरह की इंफॉर्मेशन के सोर्सेस मिलते हैं. Now students, I have discussed many topics of this chapter. Tomorrow I will discuss and tomorrow I will teach you the other topics of this chapter. Thank you for attending this
class. सुस्वागतम। मैं रेणुलता पांडे, संस्कृत शिक्षिका, शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। बच्चों, आज मैं आपको यानी 7th क्लास इंग्लिश मीडियम, ये क्लास कौन सी है? 7th क्लास इंग्लिश मीडियम। सब्जेक्ट संस्कृत है और ये चैप्टर का नाम है बच्चों जो आज मैं आपको पढ़ाऊंगी वो है लंग लकाराः। ठीक है, ये चैप्टर का नाम है। मध्यमा पुरुषा ब्रैकेट में आएगा। ठीक है, लंग लकाराः मध्यमा पुरुषा, पेज नंबर 18। ठीक है, लाइट इसे हम कंप्लीट किए देते हैं। लंग लकाराः मध्यमा पुरुषा, ये आपके चैप्टर का नेम है। ठीक है, और आपका सब्जेक्ट है संस्कृत, पेज नंबर 18। इसके पहले की संस्कृत पंक्तियों का अर्थ आप पढ़ चुके हैं। मध्यमा पुरुषा एक वचन आप पढ़ चुके हैं, मध्यमा पुरुषा द्विवचन आप पढ़ चुके हैं, और अब मैं आपको पढ़ाऊंगी मध्यमा पुरुषा बहुवचन। ठीक है, आपको पता है ना संस्कृत में 3 वचन होते हैं और 3 पुरुष होते हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। ठीक है, उसमें से ये मध्यम पुरुष है। वचन 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो आज आप बहुवचन, मध्यम पुरुष, बहुवचन की संस्कृत पंक्तियों का अर्थ पढ़ेंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा। संकेत है एषः से लेकर के आसीत् तक। क्लियर? मैंने पिछले वीडियो में भी आपसे बताया है कि जब भी आप अर्थ पढ़ने उसके पहले आप शब्दार्थ जरूर याद करें। आपकी बुक में शब्दार्थ दिए हुए हैं, तो उन शब्दार्थ को आप लर्न जरूर करें, तो आप बहुत आसानी से इन संस्कृत पंक्तियों का अर्थ समझ लेंगे। क्लियर? तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 18 ओपन करें। मैंने इन संस्कृत की पंक्तियों को यहां लिख रखा है संकेत के बाद। आपको ये संस्कृत पंक्तियां अपनी नोटबुक में नहीं लिखनी है, आपकी बुक में है ये संस्कृत पंक्तियां। मुझे तो इसका अर्थ पढ़ाना है, इसलिए मैंने यहां इसे लिखा है। क्लियर है? तो आप सिर्फ अर्थ लिखेंगे, संकेत और संकेत के बाद अर्थ। ठीक है, इस तरह से आपको संकेत और संकेत के बाद अर्थ लिखना है। संदर्भ आप स्टार्टिंग में लिख चुके हैं एक बार, तो संकेत डालिए, संकेत के बाद अर्थ। इन पंक्तियों का हिंदी अर्थ लिखिए। तो बच्चों सुनिए ध्यान से। एषः पुस्तकालयः अस्ति। एषा मीन्स यह पुस्तकालय है। अस्ति मीन्स है। यूयं तुम सब, यूयं पुस्तकालयम् अगच्छत्, तुम सब पुस्तकालय गए। एक बात का और ध्यान रखना है बच्चों, ये अगच्छत् शब्द जो है ये लंग लकार में 2 बार आता है। अगच्छत्, अगच्छताम, अगच्छन्, अगच्छा, अगच्छतम, अगच्छन्, 2 बार आया ना। प्रथम पुरुष एक वचन में और मध्यम पुरुष बहुवचन में। डिफरेंस क्या है? प्रथम पुरुष एक वचन के अगच्छत् में हलंत लगेगा और मध्यम पुरुष बहुवचन में हलंत नहीं लगेगा। अगर आप यहाँ गलती से हलंत लगा देते हैं तो ये मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया हो जाएगी। संस्कृत में हलंत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका विशेष ध्यान रखें। जहां लगाना है वहां हलंत लगाएं और जहां नहीं लगाना है वहां न लगाएं। अब देखें, यूयं तूषणे मतिष्ठत्, तुम सब चुपचाप बैठे। यूयं पुस्तकानि पत्रिकाः च पठत्, तुम सब ने पुस्तकें और पत्रिकाएं पढ़ी। चा मीन्स और पत्रिकाएं पढ़ी। यूयं पुस्तकालये परस्परम नावदत्, तुम सब पुस्तकालय में आपस में नहीं बोले। ठीक है, तो आगे देखें। यह पुस्तकालय है, तुम सब पुस्तकालय गए, तुम सब चुपचाप बैठे, तुम सब ने पुस्तकें और पत्रिकाएं पढ़ी,
सब पुस्तकालय में आपस में नहीं बोले। ठीक है, अब आगे का देखिए। यूयम भ्रमणाय संसद भवनम अगच्छत। यूयम तुम सब घूमने के लिए संसद भवन गए। यूयम अध्यापिकया सह अगच्छत। तुम सब अध्यापिका के साथ गए। तुम सब अध्यापिका के साथ गए। यूयम सांसदैः अमिलत। तुम सब सांसदों से, अमिलत मीन्स मिले, संसद भवन गए थे ना बच्चे, तो यही आगे की पंक्ति है, तुम सब सांसदों से मिले, आलपच्चा और बात की। किम यूयम संसद भवनस्य क्रियाकलापम अपश्यत्। किम मीन्स क्या, तुम सबने संसद भवन के क्रियाकलाप को देखा। सांसदानां विचारांच, और चा मीन्स और सांसदों के विचारों को अश्रुणुत सुना। क्या तुम सबने संसद भवन के क्रियाकलाप या कार्यवाही, दोनों लिख सकते हैं, को देखा और सांसदों के विचारों को सुना। तत्र एकः लोकसभा अध्यक्ष आसीत्। वहां एक लोकसभा अध्यक्ष था। फिर से सुने, तुम सब घूमने के लिए संसद भवन गए। तुम सब अध्यापिका के साथ गए। तुम सब सांसदों से मिले और बात की या बातचीत की, दोनों से ही। क्या तुम सबने संसद भवन की कार्यवाही को देखा या क्रियाकलाप को देखा और सांसदों के विचारों को सुना। तत्र एकः लोकसभा अध्यक्ष आसीत्। वहां एक लोकसभा अध्यक्ष था। तो बच्चों, एक बार इस पैसेज को फिर से रिपीट कर रहे हैं। यह पुस्तकालय है। यूयम पुस्तकालयम अगच्छत्। तुम सब पुस्तकालय गए। यूयम तूष्णीम अतिष्ठत्। तुम सब चुपचाप बैठे। यूयम पुस्तकानि पत्रिकाः च पठत्। तुम सबने पुस्तकें और पत्रिकाएं पढ़ी। यूयम पुस्तकालये परस्परम नावदत्। तुम सब पुस्तकालय में आपस में नहीं बोले। ठीक है, तो बच्चों, मध्यमा पुरुषा बहुवचनम की ये संस्कृत पंक्तियों का अर्थ कंप्लीट हो गया है। जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि अगच्छत में यहाँ हलंत नहीं लगेगा। ठीक है, ऐसे ही सारी धातुएं जो है ये मध्यम पुरुष बहुवचन की है, जैसे अगच्छत है, अपठत है, अवदत है, अतिष्ठत है, जितने भी हैं ये मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रियाएं हैं या धातु है, तो इनमें किसी में हलंत नहीं लगेगा। अगर आप हलंत लगाते हैं तो मध्य प्रथम पुरुष एक वचन की हो जाएगी। इसलिए हलंत की महत्ता को समझें, बहुत ध्यान से इसका प्रयोग करें। तो बच्चों, इन संस्कृत पंक्तियों का अर्थ आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। क्लियर है ना? बहुत ध्यान से पहले अर्थ पढ़ें और उसके बाद लिखें। ठीक है, इसके बाद मध्यमा पुरुषा बहुवचन ये आपने पढ़ ही लिया है, और फिर मिश्रित वाक्य भी आपको आगे के वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगी। यानी उसमें मध्यम पुरुष एक वचन के भी वाक्य होंगे, द्विवचन के भी और बहुवचन के। तो जो मिश्रित वाक्य होंगे उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी। तब तक आप अपना कार्य बहुत सावधानी पूर्वक करें। लेखन कार्य आपका बहुत ही शुद्ध और स्पष्ट होना चाहिए, सुंदर भी होना चाहिए। लिखने में कोई जल्दबाजी ना करें, इंडेक्स जरूर बनाएं। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।